Good morning, class. Can all of you hear me? Okay. So let's continue what we were discussing. So last class में हम discuss कर रहे थे the last part that we were discussing is the covalent character of ionic compounds कि जैसे covalent compounds जो है वो ionic character show कर सकते हैं with the help of dipole moment, उसी तरह से ionic compounds जो है वो covalent character show कर सकते हैं with the help of Fajans rule. ठीक है, we had just started Fajans rule. We were discussing कि in case of cations there is a phenomena called as polarizing power. In case of anions it is called as polarizability. इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि कैटायंस का जो पोलराइजिंग पावर होता है that is the strength of a cation to attract electron cloud from the anion. ठीक है, cation जो है वो anion का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर सके, दिस पावर इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर. एंड एनायन का पोलराइजेबिलिटी क्या होता है कि एनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ जाने दे. ठीक है, एनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ जाने दे, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डिस्कस द फैक्टर्स. बता रहा हूं मैं, लेट मी कंटिन्यू. ठीक है, apart from that we were just discussing we had just discussed polarizing power में हमने डिस्कस किया था कि polarizing power depends on three factors, that is your size, charge and pseudo inert gas. ठीक है, तीनों का मतलब जो है वो essentially एक ही है. ठीक है, in all of the three cases you essentially have to understand कि F is equal to k q1 q2 upon r square. ठीक है, आपका एसेंशियली फॉर्मूला जो है वो ही है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब देखो, अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करना है, इमेजिन दिस टू बी दी एनायन. ठीक है, एंड दिस टू बी दी कैटायन. अब अगर आपको, पहले मुझे कंप्लीट करने दो. अब अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करना है, यानी कि आपको जो चार्ज है, चार्ज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, सो इफ यू इंक्रीज द चार्ज the polarizing power increases or the attraction capability increases. ठीक है, चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ले रहे हो लेट्स से Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस. ठीक है, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, सो नेचुरली विच वन हैज ग्रेटर चार्ज? Fe3 plus has greater charge. Now since Fe3 plus has greater charge, it has greater polarizing power. ठीक है, let's take another example. Maybe you have Na plus, Mg2 plus and Al3 plus. Na plus, Mg2 plus and Al3 plus. So clearly इन तीनों में से maximum polarizing power किसका होगा? Aluminium का होगा. ठीक है, because its charge is highest. ठीक है, and not only charge. ठीक है, not only charge, again देखो back to the formula. So force of attraction is inversely proportional to the distance. ठीक है, तो अगर कैटायन का रेडियस जो है वो स्मॉलर है, ठीक है, कैटायन का रेडियस जो है वो स्मॉलर है, तो अगेन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो अगर साइज डिक्रीज होता है तो अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो सोडियम प्लस Mg2 प्लस एंड Na3 प्लस सॉरी एंड Al3 प्लस, तो अल्यूमिनियम जो है वो दोनों ही साइड से फेवर्ड है. ठीक है, अल्यूमिनियम जो है वो चार्ज के हिसाब से भी फेवर्ड है एंड वो साइज के हिसाब से भी फेवर्ड है. क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, now so and we had discussed another third factor, that was your pseudo inert gas configuration. ठीक है, that was your pseudo inert gas configuration. अब pseudo inert gas configuration क्या होता है? that is basically your false inert gas configuration. ठीक है, या not exactly inert gas configuration. so सबसे पहले अगर हम inert gas configuration डिस्कस करें तो inert gas configuration is correct, it is NS2NP6. ठीक है, it is NS2NP6. so अगर आपके पास कभी भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि Na प्लस, ठीक है, अगर आप सोडियम कैटायन लेते हो तो सोडियम कैटायन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 2s2 2p6. यस और नो? ठीक है, इट विल बी 2s2 2p6.
अगर आप लेट्स से क्लोरीन एनायन Cl माइनस, अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लेते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगा बताओ? ठीक है, it will be 3s2 3p6. Anyway the point is it is s2 and p6. ठीक है, so this is called as your inert gas configuration. हमने आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि inert gases के आउटर मोस्ट में होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर आप s2 एंड p6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यस और नो? ठीक है, लेकिन अब अगर आप एग्जाम्पल लेते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सच एज मे बी जिंक, ठीक है, अगर आप जिंक लेते हो तो Zn2 प्लस, तो अगर आप Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लोगे, सबसे पहले जिंक इज बेसिकली योर 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। यस और नो? अगर आप जिंक लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? 3d10 4s2 लिखते हो। और अगर आप Zn2 प्लस बनाओगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जाएगा? 4s से जाएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज इट्स आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p6 एंड 3d10। ठीक है, अब देखो, हालांकि यहाँ पे s2 एंड p6 तो कंप्लीट है, हालांकि अब यहाँ पे s2 एंड p6 तो कंप्लीट है, लेकिन एक और एडिशनल भी आ गया, d10 भी आ गया। ये सुनो, ठीक है, so it is similar to inert gas configuration but it is not exactly the same. ठीक है, it is similar to the inert gas configuration because S2P6 but it is not exactly the same. क्या अब ये सभी को समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया भी नहीं है वहां पे। ठीक है, मैंने स्क्रीन पे अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। सो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ठीक है, क्योंकि डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स गए, आप याद करो हमने रेडियस के टाइम पे भी डिस्कस किया था, हमने 3d के टाइम पे जब रेडियस डिस्कस किया था, इन दैट केस इन एट दैट टाइम व्हाट डिड वी थियोराइज या व्हाट डिड वी डिस्कस कि आपका 3d सीरीज में पहले रेडियस डिक्रीजेस, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट इंक्रीजेस वंस अगेन। ठीक है, उसका रीजन क्या था? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज एग्जैक्टली द सेम बिकॉज they do not provide sufficient shielding. ठीक है, because they do not provide sufficient shielding, which is why Z effective increases. and obviously अगर Z effective increase हो रहा है यानी कि आपका Q का वैल्यू जो है वो increase हो रहा है, आपका attractive force जो है वो increase हो रहा है, and hence the polarizing power also increases. Is everybody clear now? Is everybody clear now? ठीक है, okay, so continuing now, what is ऑब्वियसली आपका f ऑर्बिटल तो आएगा ही नहीं ना, f तो दो अंदर में होता है, जब आप f लिखते हो तो वो तो n-2 होता है ना। ठीक है, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। Okay, so as I was saying कि so this is all about the polarizing power of cation. ठीक है, शील्डिंग इंक्रीज तो करता है विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन Z भी तो इंक्रीज करता है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हो यानी कि आप प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हो, एंड अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको तो Z इफेक्टिव देखना है ना, सिर्फ सिग्मा थोड़ा ना हम देख रहे हैं, तो Z इफेक्टिव देख रहे हैं। ओके, नाउ कंटिन्यू। So this is all about the cation. Now what about the anion? Now anion के केस में we have written only two factors, ठीक है, that is your size and the charge। ठीक है, so let's now discuss these two factors कि polarizability of anion, ठीक है, size and charge पे कैसे डिपेंड करता है। So this is very simple। देखो, सबसे पहले let's discuss charge। ठीक है, anion का charge, सो आपके पास एक एनायन है यहाँ पे माइनस, आपके पास एक और एनायन है यहाँ पे है 2 माइनस। ठीक है, इन बोथ ऑफ दीज केसेस यू हैव द सेम कैटायन। ठीक है, आपके पास कैटायन जो है वो सेम है, इसको हमने कांस्टेंट रखा।
ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सिंगल माइनस है, यहाँ पे डबल माइनस है। अगर आप लिखोगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ दीज, दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2, ठीक है। इन विच केस वुड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कौन से केस में आएगा बताओ? ऑब्वियसली आपके सेकेंड केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर आएगा, ठीक है। एंड अगर सेकेंड केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर आएगा, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहीं तक ही जाएगा, लेकिन सेकेंड वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो तो और भी ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, यस और नो, ठीक है। So which cation, the first one or the second one, which cation is allowing, sorry, not which cation, which anion is allowing its electrons, ठीक है, कौन सा एनायन है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर रहा है कि वो कैटायन की तरफ ज्यादा जाए, ठीक है, द सेकेंड वन, ठीक है, which means that if charge increases, ठीक है, then your polarizability, polarizability क्या है, to allow the cation, ठीक है, then your polarizability, charge increases, polarizability बताओ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, करेक्ट, polarizability increases, is this clear to everyone, ठीक है। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कैटायन जो है वो अब ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है, एंड अगर कैटायन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स दैट ऑब्वियसली योर पोलराइजेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज। अब देखो साइज को थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझते हैं। सो देखो इन केस ऑफ साइज क्या होता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता इन एनी केस। सो लेट्स डिस्कस द साइज ऑफ एन आयन। सो नाउ दिस इज अ ट्रिकी पार्ट, क्योंकि देखो क्या है कि सपोज करो आपका कैटायन का साइज जो है वो फिक्स्ड है, लेट अस से दैट द कैटायन इज ऑफ दिस साइज, ठीक है। हम दोनों केस लेते हैं कि लेट्स से इन वन केस योर कैटायन, सॉरी योर एनायन हैज अ लार्ज साइज, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ कहीं पे होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, कंप्लीटली शिफ्टेड बट व्हाटएवर, ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इन द सेकेंड केस आपका कैटायन जो है वो अभी भी यहाँ पर है, ठीक है, आपका एनायन का न्यूक्लियस जो है वो अभी भी यहाँ पर है, लेकिन द सेकेंड एनायन इज स्मॉलर, ठीक है, द सेकेंड एनायन इज स्मॉलर, ध्यान दो आप। सो देखो इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है कि इन दिस केस एनायन का साइज जो है वो लार्जर है, इन दिस केस एनायन का साइज जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस केस में एनायन के न्यूक्लियस के पास है, के पास यानी कि क्लोजर, ठीक है, ऑब्वियसली सेकेंड वाले केस में, ठीक है, पे अटेंशन क्योंकि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ ऑब्वियसली सिंस इन द सेकेंड केस द साइज इज स्मॉलर, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के क्लोजर है, एंड अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोजर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हायर रहेगा या लोअर रहेगा, ऑब्वियसली हायर रहेगा, ठीक है। एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर है between the electrons and the nucleus, ठीक है, पे अटेंशन, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the anions and the nucleus is stronger, ठीक है, तो कैटायन को ये इलेक्ट्रॉन खींचने में, ठीक है, कैटायन को ये इलेक्ट्रॉन खींचने में इजी रहेगा या ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, करेक्ट, डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। सेम थिंग यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ टग ऑफ वॉर, ठीक है, हमने आई थिंक ये चीज स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि अगर भाई ये चीज है, ठीक है, दिस इज ओवर दिस स्पॉट, दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर एनायन, ठीक है, अगर एनायन जो है वो इसको ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है तो ऑब्वियसली कैटायन के लिए क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, यस और नो। एंड अगर एनायन इसको वीकली अट्रैक्ट कर पा रहा है तो दैट मेक्स इट इजियर फॉर द कैटायन, यस और नो, ठीक है। एंड हियर एज वी नो दैट डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम, ठीक है। तो अब देखो लेट्स टेक दिस वंस अगेन। सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2, हम एक ही करके डिस्कस करते हैं, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम पहले कंपेयर कर रहे हैं ऑफ एनायन एंड एनायन, हम इन दोनों
एनायन को ही पहले डिस्कस करें, फिर हम कैटायन को डिस्कस करेंगे। पहले हम एनायन एनायन ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ केस 1 का इलेक्ट्रॉन, केस 2 का इलेक्ट्रॉन, इन विच केस इज द एनायन न्यूक्लियस exerting greater force of attraction on the electrons? Correct. On case 2, the anion nucleus is exerting greater force of attraction on the electrons. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, क्या ये सभी को समझ में? ओके, नाउ अब आप देखो, अब आपको समझ में आ गया। सो इन विच केस विल द anion allow, in which case will the anion allow the cation to attract its electron? Correct. So in the first case, the anion will allow the cation to attract its electron cloud. ठीक है, तो यानी कि अब आप बताओ कि अगर आपको पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करवाना है, अगर कैटायन को अलाउ करना है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए, तो एनायन का साइज जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर या लेसर? करेक्ट. So when size increases, the polarizability also increases. क्या ये सभी को क्लियर हुआ? Is this clear to all? Okay. So let me just write it down once again here. ठीक है, मैं यहाँ पे बस वही सेम चीज रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब हम कैटायंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन केस ऑफ कैटायंस इट इज योर पोलराइजिंग पावर. ठीक है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है कि कैटायन एनायन से उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन सके. ठीक है, सो दिस डिपेंड्स ऑन, बताते जाओ. कैटायन के केस में पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन, जल्दी जल्दी, करेक्ट. सो चार्ज, अगर मुझे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करवाना है तो चार्ज मुझे क्या करना चाहिए? करेक्ट, चार्ज मुझे इंक्रीज करना चाहिए. नेक्स्ट फैक्टर इज योर साइज. सेम चीज, अगर मुझे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करना है तो साइज क्या करना चाहिए? साइज मुझे करना चाहिए डिक्रीज. ठीक है, एंड एक और क्या है कि अगर आपके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका पोलराइजिंग पावर जो है वो हायर होता है. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ एनायंस, ठीक है, इन केस ऑफ एनायंस यू हैव पोलराइजेबिलिटी, दैट इज कि एनायन अलाउ कर दे कि उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ. ठीक है, सो दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द चार्ज, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज. अगर मुझे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करवाना है तो एनायन पे चार्ज क्या होना चाहिए बताओ? करेक्ट, द चार्ज शुड इंक्रीज. एंड अगर मुझे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करना है तो साइज क्या होना चाहिए बताओ? साइज शुड आल्सो इंक्रीज. ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका ये जो है वो उल्टा होता है. नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज आप लिख लो ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में इजी रहेगा. लिख लिया? लिख लिया? हाँ तो ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो. लार्ज साइज ऑफ एनायन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैटायन के बारे में बात कर रहे हो या एनायन के बारे में बात कर रहे हो. यस, लार्ज साइज ऑफ एनायन. एनायन का अगर लार्जेस्ट साइज है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं सकता. ठीक है, करेक्ट. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ देयर इज अनदर पार्ट. अब तो हो गया है, देयर इज नथिंग मच मोर इन दिस. ठीक है, अब चाहे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करे या पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करे, दोनों में से कुछ भी इंक्रीज करे, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, वेदर पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, दोनों में से अगर कुछ भी इंक्रीज करता है तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. देखो, लेट्स टेक LiCl, NaCl एंड KCl. ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल. ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये वाला मुझे बताने दो, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना. सो आपको कंपेयर करना है कि इन सभी का कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है. ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप ये तीनों एग्जांपल देखोगे, व्हाटएवर इज कॉमन रिमूव दैट. यहां पे कॉमन क्या है?
यहाँ पे कॉमन क्या है बताओ? वॉट एवर इज कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दैट. सो व्हाट इज कॉमन हियर? करेक्ट, द एनायन और Cl माइनस इज कॉमन हियर. तो आप Cl माइनस हटा दो. तो अगर मैं Cl माइनस हटा देता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? Li प्लस बचेगा, ठीक है, एंड Na प्लस बचेगा एंड K प्लस बचेगा. यस और नो? ठीक है. सो क्लियरली आई हैव द कैटायंस हियर. आई हैव दी कैटायंस हियर, यानी कि मुझे यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ही चेक करना पड़ेगा. ठीक है, लेफ्ट टू चेक दी पोलराइजिंग पावर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सभी को? ठीक है. सो आई हैव टू चेक दी पोलराइजिंग पावर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक चार्ज. लेकिन अगर मैं चार्ज चेक करूँ तो लिथियम पे भी +1, सोडियम पे भी +1 एंड पोटेशियम पे भी +1. ठीक है, सो चार्ज इज नॉट यूजफुल फॉर मी. अगर मैं साइज देखूं, ठीक है, सो साइज आई वांट द मिनिमम. तो यहाँ पे मिनिमम साइज किसका है बताओ? ऑब्वियसली लिथियम का साइज जो है वो मिनिमम है. एंड सूडो इनर्ट गैस तो इन तीनों में से किसी का ही नहीं है. ठीक है, तो सूडो इनर्ट गैस को देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है. कोई इन तीनों में से किसी का भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा. मतलब इसका आएगा, ठीक है, बट इसका सूडो इनर्ट गैस आप तब यूज करते हो जब आपके पास दो ही एग्जांपल है, व्हेन योर एग्जांपल्स आर वेरी क्लोज बाय. ठीक है, यहाँ पे आप सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज कर सकते. सो इन एनी केस, और यहाँ पर तो आएगा भी नहीं, यहाँ पर तो आएगा भी नहीं. ठीक है. सो इन दिस केस यहाँ पे आपका देखो साइज के हिसाब से हम निकालेंगे, तो क्योंकि लिथियम प्लस का साइज इज मिनिमम, ठीक है, एंड के प्लस का साइज इज मैक्सिमम. ध्यान दो. ठीक है, तो अगर आप पोलराइजिंग पावर देखोगे तो पोलराइजिंग पावर किसका हाईएस्ट है? लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है. ठीक है, फॉलोड बाय Na प्लस, फॉलोड बाय K प्लस. ठीक है, बिकॉज ऑफ साइज. अब देखो अगर आपका ये फैक्टर आ गया, यानी कि मैंने क्या बताया, अगर आपका कुछ भी इंक्रीज करे तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एज पर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा आएगा बताओ? करेक्ट, LiCl जो है वो आपका मोस्ट कोवेलेंट आएगा, फॉलोड बाय NaCl, फॉलोड बाय KCl. ठीक है, हो सकता है कि आपको इसका एग्जैक्टली उल्टा मांगे. दैट इज, हो सकता है कि आपको इंस्टेड मांगे कि इसमें से मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा है. आपको हो सकता है इंस्टेड ये पूछे कि इसमें से मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा है. तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा रहेगा? KCl आ जाएगा, फॉलोड बाय NaCl, फॉलोड बाय NaCl, फॉलोड बाय LiCl. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, जो मैक्सिमम कोवेलेंट होगा वो मिनिमम आयनिक होगा. ठीक है, आपको सिंपली इसको रिवर्स कर देना है. क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, अब ये वाला आप मुझे बताओ. Na2O, Na2S. ठीक है, आप खुद से सोचो. ठीक है, खुद से सॉल्व करो. टेल मी विच इज मोर कोवेलेंट, विच इज मोर आयनिक. खुद से सॉल्व करो. चेक करें, हो गया क्या? ठीक है, आप लोग को आपके आंसर्स पता ही है, देखो चेक कर लो. सो अगेन यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पर तो सोडियम कॉमन है, तो आप सोडियम पार्ट को रिमूव कर दो. सो इफ वी रिमूव द सोडियम पार्ट, क्या बचेगा? O2 माइनस बचेगा. ठीक है, एंड क्या बचेगा? S2 माइनस बचेगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज एनायन. ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव टू चेक? वी हैव टू चेक द पोलराइजेबिलिटी. यस और नो? ठीक है, 1 सेकेंड.
Okay, so as I was saying, yes, okay, so as I was saying कि क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे एनायंस है, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे एनायंस है, so we have to check the polarizability. अब polarizability किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बताओ? Polarizability depends on, करेक्ट, साइज एंड चार्ज. ठीक है, चार्ज का तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन में भी 2- है एंड यहाँ पे आपके पास सल्फर में भी 2- है. सो हियर वी कैन नॉट यूज चार्ज, वी विल हैव टू यूज साइज. ठीक है, अब अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करना है इन एनायंस, तो साइज भी क्या होना चाहिए? ठीक है, टू इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी द साइज शुड बी लार्जर और स्मॉलर. करेक्ट, द साइज शुड बी लार्जर. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑप्शन का साइज जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू सल्फर. तो यानी कि साइज, सॉरी, सल्फर का साइज जो है वो लार्जर, तो सल्फर का पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी आपका लार्जर ही आएगा. एंड एज वी जस्ट डिस्कस्ड, वेदर पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, यानी कि अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर लिखोगे तो Na2S इज मोर कोवेलेंट देन Na2O. ठीक है, या फिर अगर आप आयनिक कैरेक्टर लिखोगे तो Na2O is more ionic than Na2S. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, देन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज करो कि आपको दिया जाए, ZnO. ठीक है, एंड ZnO एंड CaO. ठीक है, आपको बताना है सेम कोवेलेंट कैरेक्टर. बताओ. ZnO and CaO covalent character and reason. रीजन क्या आएगा बताओ? करेक्ट. ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली एनायन पार्ट तो सेम है, तो एनायन पार्ट अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? Zn2 प्लस एंड Ca2 प्लस. ठीक है, अब जब भी आपको जिंक, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम बोलो, कभी भी आपको जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये सब आपको एलिमेंट्स जब भी मिलते हैं, थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो यूनिट गैस कॉन्फ़िगरेशन. आपको हमेशा उस डायरेक्शन में ही सोचना है. तो अगर आप Ca2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करते हो, क्या आएगा? तो आपका 3s2 एंड 3p6 आएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दिस इज 3s2, 3p6 एंड 3d10. यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपका सूडो यूनिट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो Zn2 प्लस का पोलराइजिंग पावर जो है वो ग्रेटर होगा. पोलराइजिंग पावर ग्रेटर यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी ग्रेटर. तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो आपका ZnO इज मोर कोवेलेंट देन CaO. ठीक है, जेड इफेक्टिव भी, यस, जेड इफेक्टिव भी वैसा है, क्योंकि आपका कैल्शियम जो है वो यहाँ पे आएगा, Zn जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, बट जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का रीजन जो है वो यही है, वो यहाँ पे सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन ही है, क्योंकि चार्ज पार्ट तो सेम ही हुआ ना. वही Zn2 प्लस में 3s2 कैसे नहीं रहेगा? Zn इज 3d10 4s2. क्या कर रहे हो? ठीक है, साइज से भी यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आएगा, बट साइज इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. ठीक है, एंड दूसरी बात, भले ही मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो कैसे भी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है, बट आई होप आप अपने नोट्स में ढंग से लिख रहे हो. ठीक है, आई होप आप लोग अपने नोट्स में ढंग से लिख रहे हो. ऐसा नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिख रहे हो. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, now so what is the importance of this Fajans rule or the finding out the covalent character and any character? इसको मेजरली जो है आप दो चीजों के लिए ही यूज करते हो. ठीक है, क्या क्या चीज है आपको यहाँ पे याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स have higher, आपको समझ में आ रहा है देखिए से, have higher melting points. ठीक है, than
कोवैलेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, ionic compounds are more soluble in polar solvents, ठीक है। पहले आप ये चीज लिख लो। लिख लिया? ठीक है। सो अब देखो, इसको आप यूज कहाँ पे करोगे कि अगर आपको सपोज करो दे दिया, अगर आपको सपोज करो दे दिया लेट्स से Ag2O, ठीक है, एंड मे बी Ag2S, ठीक है। सो Ag2O एंड Ag2S, अब आपको पोलर सॉल्वेंट का मतलब पता है। पोलर सॉल्वेंट यानी कि वो सॉल्वेंट जो कि पोलर हो, जैसे कि H2O, ठीक है। H2O जो है दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सो इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि अगर आप Ag2O एंड Ag2S देखोगे, Ag2 एंड Ag2S अगर आप देखोगे, सो बिटवीन दीज टू which is going to be more ionic, करेक्ट। आपका Ag2O जो है वो ज्यादा आयनिक आएगा, ठीक है। सो सिंस दिस इज मोर आयोनिक, ठीक है, सिंस दिस इज मोर आयोनिक, तो अगर आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर आना चाहिए? सेम Ag2 को O का ही, ठीक है। क्योंकि ये मोर आयनिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी आपका हाइयर होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ दिस शुड डिसॉल्व मोर इन वाटर, ठीक है। डिसॉल्व मोर इन वाटर का मतलब क्या है? वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, ठीक है। पोलर कंपाउंड जो है या पोलर सॉल्वेंट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स को या दूसरे पोलर कंपाउंड्स को बहुत इजीली डिसॉल्व करता है, ठीक है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है तो इसका वाटर में, ठीक है, वाटर में आप इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा आएगा, ठीक है। वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा आएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है। लेट्स टेक मे बी वन मोर एग्जाम्पल कि अगर सपोज करो आपके पास है LiCl, ठीक है, NaCl एंड KCl, ठीक है, एंड KCl। सपोज करो आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी इन CCl4, ठीक है। सबसे पहले हम आराम से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप CCl4 देखोगे, CCl4 इज पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। CCl4 इज क्लियरली नॉन पोलर, ठीक है। और अगर नॉन पोलर है यानी कि इसमें क्या चीज डिसॉल्व होगा? कोवैलेंट या आयोनिक? करेक्ट, इसमें डिसॉल्व होगा कोवैलेंट, ठीक है, इसमें डिसॉल्व होगा कोवैलेंट। अब आप खुद ही बताओ कि इन तीनों में से मोस्ट कोवैलेंट कौन सा है? ठीक है, आपका LiCl जो है वो मोस्ट कोवैलेंट है, तो LiCl जो है वो इसमें सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे रफली लिखा है, बट आप इसको प्रॉपर्ली लिखो, राइट दिस डाउन प्रॉपर्ली। वाटर पोलर है, ये तो आपको याद ही है। वाटर पोलर है, ये तो आपको याद है। प्लस जितने आप कंपाउंड्स प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको उनका स्ट्रक्चर जो है वो याद रहता जाएगा, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर याद है तो फिर आप इंस्टेंटली बता सकते हो। अरे CCl4 देखो, CCl4 यहाँ पे कार्बन क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज टेट्राहेड्रल, ऑल फोर
substituents are same, तो tetrahedral all four same, तो ये तो आपका नॉन पोलर ही आएगा क्योंकि सभी जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. क्लियर? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो यहाँ पे देखो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज योर फर्डांस रूल. फर्डांस रूल जो है वो वहीं पर ही खत्म होता है. ठीक है, फर्डांस रूल्स एंड्स देयर. नाउ सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस the next thing that we have to discuss is your molecular orbital theory. ठीक है, it is called as MOT or molecular orbital theory. ठीक है, पहले आप लिखते जाओ. पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप सिर्फ लिखते जाओ. स्टार्ट करें. ठीक है, सो पॉइंट नंबर वन, molecular orbital theory states that in molecules atomic orbitals do not exist. Atomic orbitals do not exist. Rather molecular orbitals exist. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, molecular orbitals, MO is molecular orbital. ठीक है, एक और बार बोल रहा हूं, MO is molecular orbital. Molecular orbitals is obtained, या rather are obtained by the mixing of AO. AO is atomic orbital. ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे मिलता है? बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो? साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस माइनस साई एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हो सकता है कि आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रखे हो. आपको अगर याद होगा तो हमने ये चीज श्रोडिंजर में डिस्कस किया था. हमने शायद ये चीज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में या कहीं और डिस्कस किया था. थर्ड पॉइंट, ठीक है, the number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals that have participated. Fourth, mixing of two atomic orbitals gives rise to, आप फटाफट लिखा करो, mixing of two atomic orbitals gives rise to two molecular orbitals, one of which is more stable than atomic orbital. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बाद में बताऊंगा, पहले आप लिखते जाओ. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, एंड द अदर is less stable than atomic orbitals, called as anti-bonding molecular orbital. पहले आप लिखते जाओ.
नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप ABMO लिखते हो. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is BMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is ABMO. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, molecular orbitals can only be formed. Mixing of two atomic orbitals gives rise to two molecular orbitals, one of which is more stable than atomic orbital, that is called as your bonding molecular orbital, and the other is less stable than atomic orbital, called as your anti-bonding molecular orbital. ठीक है. Molecular orbital can only be formed by those atomic orbitals which have comparable energy and proper symmetry. Electrons in a molecular orbital are attracted by all the nucleus. ठीक है. कौन सा पॉइंट? इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर अट्रैक्टेड बाय ऑल द न्यूक्लियस. हो सकता है कि 2 एटम्स होंगे तो 2 न्यूक्लियस हुआ, 3 एटम्स होंगे तो 3 न्यूक्लियस हुआ, एंड सो ऑन. 7 molecular orbitals, या rather filling up of electrons in molecular orbitals follow Aufbau principle. Aufbau principle के बाद आपका आता है हर्ट्ज रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है. यानी कि जो रूल्स आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे वही रूल्स आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी फॉलो होता है. एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. लिखिए. Sixth point, electrons in a molecular orbital are attracted by all the nucleus. Electrons in a molecular orbital are attracted by all the nucleus. Atomic orbital में क्या होता है? Atomic orbital में the electron is only attracted to one nucleus. But molecules में क्या होगा कि electrons is attracted by both the nucleus. ठीक है. जो आपका A and B के बीच में बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ही शेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है. ठीक है. Is it clear? लिख लिया. ठीक है. ओके. सभी ने कंप्लीट कर लिया. पहले आप लिख लो, मुझे समझाऊं. पहले आप लिख लो. लिख लिया क्या सभी ने? ओके. ठीक है. अभी आप पहले सुनो. ठीक है. अभी आप लिखना बंद करो. पहले आप सुनो, उसके बाद जाके आप लिखना. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिसन. ओके. नाउ कोई भी जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं या कोई भी जब दो एटम्स ओवरलैप करते हैं तो द फर्स्ट बॉन्ड व्हिच फॉर्म्स इज ऑलवेज अ
the first bond which forms between two molecules is always a करेक्ट इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, उसके अलावा जितने भी ओवरलैप्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे होते हैं पाई बॉन्ड्स. यस और नो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द s ऑर्बिटल इज ओनली केपेबल ऑफ फॉर्मिंग, द s ऑर्बिटल इज ओनली केपेबल ऑफ फॉर्मिंग व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, इट इज ओनली केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, वेयर एज ओनली द p एंड p, क्योंकि d एंड f तो अंदर के साइड रहता है, हमेशा बॉन्डिंग जो है वो तो आउटर मोस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो जो p एंड p है वो तो सिर्फ p एंड p ही आपका पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. आपका s कहीं पर भी आ गया तो आपका क्लियरली वो सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा. यस और नो. ठीक है, सो नाउ वन सेकेंड. ओके, सो नाउ अब देखो, आप ध्यान दो. सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड, वी विल बी यूजिंग दिस राइट नाउ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा हमने जैसे भी क्या डिस्कस किया कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, अगर सपोज करो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे. ठीक है, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे. ठीक है, तो वो भी 4 ही बनेंगे. ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो फॉर्म होंगे. दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो दिस पार्ट इज सेम. नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है कि अगर सपोज करो दिस इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल, लेट अस इमेजिन दिस इज योर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, एंड दिस इज योर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम. पहले आप सिर्फ सुनो. ठीक है, suppose karo this is 1s of one atomic of one atom, this is the 1s of another atom, क्योंकि दो atoms आपस में bond कर रहे हैं. ठीक है, so first of all if 2 atomic orbitals are participating, how many molecular orbitals should form. करेक्ट, सो 2 molecular orbitals will form. ठीक है, लेकिन अब हमने इसके अलावा पॉइंट्स में क्या लिखा है कि 2 molecular orbital तो फॉर्म होगा, लेकिन उसमें से एक है. ठीक है, लेकिन उसमें से एक है जो कि ज्यादा स्टेबल होगा और एक है जो कि कम स्टेबल होगा. यस और नो, वी जस्ट रोट दैट डाउन. ठीक है, अब देखो, अब आप याद करो, हमने अगेन ये चीज कई बार डिस्कस किया एंड आपने भी ये चीज कई बार पढ़ा होगा कि इफ समथिंग इज मोर स्टेबल, ठीक है, if something is more stable, in that case its energy is lesser or more. correct, its energy is lesser. तो यानी कि वो molecular orbital जो कि, ध्यान दो आप सभी, वो molecular orbital जो कि atomic orbital से ज्यादा stable है, उसका energy कम आएगा या ज्यादा आएगा. ठीक है, उसका एनर्जी कम आएगा. ठीक है, so that molecular orbital should have less energy than even the atomic orbitals. अगर मैं इसको एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं तो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हुआ. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक जो है तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, बट द अदर वन इज लेस स्टेबल. if the other one is less stable then naturally its energy must be higher. is this clear or not? ठीक है, अगेन अभी आप सिर्फ सुनते जाओ, अभी बाद में लिख लेना आप. ठीक है, यू विल गेट योर टाइम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एस एंड एस पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो आपका बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा या पाई होगा. क्लियर, इट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, सो अब देखो इसका लेबलिंग आप कैसे करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोर स्टेबल, सो दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल, सो दिस इज एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, and since the bond formed is a sigma bond, the bond formed is a sigma bond by the overlapping of 1s and 1s, by the overlapping of 1s and 1s, so this is called as sigma 1s. ठीक है, तो naturally आप इसको भी sigma 1s बोलोगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पहला बॉन्ड जो तो आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ एंड ये जो फॉर्म हुआ है ये फॉर्म हुआ बाय द ओवरलैप ऑफ 1s. ठीक है, अब लेकिन भाई दोनों को ही अगर मैं सिग्मा 1s बोलूं तो कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, सो इन दैट केस जो भी आपका एंटी बॉन्डिंग होता है दैट इज लेबल्ड विथ अ स्टार. ठीक है, दैट इज लेबल्ड विथ अ स्टार. सो देखो अगेन आप पहले सिर्फ सुनो. सो क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1s एंड 1s है, बोथ ऑफ देम विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर दोनों जो है वो आपका सिग्मा हुआ. because of the overlap of 1s, so it is called as sigma 1s. This is also called as sigma 1s
बट वन ऑफ देम इज बॉन्डिंग, वन ऑफ देम इज एंटी बॉन्डिंग। जो एंटी बॉन्डिंग है उसके साथ एस्टेरिस्क है, ठीक है, या जो एंटी बॉन्डिंग है उसको आप एक स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। दिस इज योर एनर्जी डायग्राम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is more stable or less energetic. Anti-bonding molecular orbital is less stable or more energetic, ठीक है। अब आप ये वाला डायग्राम सिर्फ कॉपी कर लो, ठीक है, डोंट राइट दिस स्टफ, ठीक है, सिंपली आप इतना कॉपी करो। लेफ्ट में एनर्जी है, यस। तो नीचे इसलिए ना क्योंकि एनर्जी इसका लेस है, एनर्जी इसमें इंक्रीज कर रहा है, बीएमओ नीचे है बिकॉज इट्स एनर्जी इज लेसर। ये तो अभी तुमने डिस्कस किया कि ये तो एनर्जी का अगर लेवल होता तो ये नीचे आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एज एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग। क्या ये सभी ने कॉपी कर लिया? ठीक है, ओके ओके, पे अटेंशन अगेन एवरीवन, ठीक है, पे अटेंशन अगेन एवरीवन। सो अभी जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि अगर 1s एंड 1s मिला रहा है, ठीक है, कि अगर 1s एंड 1s मिल रहा है तो एक आपका बनता है एक आपका बनता है सिग्मा 1s एंड एक और आपका क्या बनता है सिग्मा स्टार 1s बनता है, राइट। तो उसी तरह से अगर आपका 2s एंड 2s मिलेगा, ठीक है, अगेन s है, सिग्मा ही पॉसिबल है, देयर आर ओनली 2 ऑर्बिटल्स, सो 2s एंड 2s अगर मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताओ? ठीक है, करेक्ट, एक आपको मिलेगा सिग्मा 2s, दूसरा क्या मिलेगा बताओ? करेक्ट, दूसरा आपको मिलेगा सिग्मा स्टार 2s। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, अब 2s के बाद नेक्स्ट क्या आता है बताओ? उसके बाद नेक्स्ट आएगा 3s, ठीक है। अब आप बताओ अगर आप 3s एंड 3s ऐड करवाओगे तो अगेन व्हाट विल यू गेट? ठीक है, सो यू विल अगेन गेट सिग्मा 3s एंड सिग्मा स्टार 3s। क्या यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके, नाउ कंटिन्यूइंग। अब 3s के बाद क्या आएगा? इसके बाद तो नेक्स्ट 3p आएगा, सो 3p प्लस 3p, हैंग ऑन, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब अगर आप 3p प्लस 3p कर रहे हो, एक 3p में, एक p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल में यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? टोटल में यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, ये सुनो, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम देयर कि अगर आपके पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि ये दोनों एटम्स जो है वो अलोंग दी जेड एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग दी जेड एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। अगेन दिस इज एग्जैक्टली सेम एज जहां पे कि हमने वीबीटी में किया था, ठीक है, कि अगर आपके पास जेड एक्सिस है तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो इफ दीज आर अप्रोचिंग अलोंग द जेड एक्सिस तो बिटवीन px py एंड pz कौन सा वाला आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? करेक्ट, आपका pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको अब आप क्या बोलोगे? सिग्मा 3pz, ठीक है, एंड सिग्मा स्टार 3pz, ये सुनो, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आपका pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, अरे अगर z एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है, आप बीबीडी याद करो, अगर z एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है तो यानी कि pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। p एक्सिस कैसे था? p इस तरह से था, ठीक है। तो अगर ये चीज z एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है तो सिर्फ pz एंड pz जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, px एंड py जो है वो दोनों ही क्या फॉर्म करेगा? अरे मेरे भाई z एक्सिस मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, आप x और y भी ले सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था कि z एक्सिस इज जस्ट द कन्वेंशन, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो आपका pz एंड pz जो है वो तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बट अब px एंड py क्या बनाएगा? करेक्ट, अब तो px एंड py जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा।
तो उसी चीज को देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सिंस नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ठीक है, नाउ सिंस इट इज गोइंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, दोनों ही px एंड py दोनों ही पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे 3px, ठीक है। आप चाहे तो अलग से 3py लिख सकते हो, बट जनरली दोनों को साथ में लिखते हैं, कोलन 3py, ठीक है, क्योंकि x और y तो इंटरचेंजेबल है, ठीक है, x एंड y आर इंटरचेंजेबल, देयर एनर्जी वुड बी एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, x और y तो इंटरचेंजेबल एक्सिस है। तो अब देखो जैसे आपका सिग्मा का सिग्मा स्टार आया था, तो वैसे ही पाई का क्या आना चाहिए, पाई स्टार आना चाहिए, ये सुनो, ठीक है। आप में से भी कुछ लोग बाद में पाई के स्टार बनोगे, सो हियर शुड बी ए पाई स्टार 3px एंड पाई स्टार, ठीक है, 3py, ये सुनो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सो जस्ट टेक अ लुक एट दिस वंस अगेन। अगर s ऑर्बिटल है तब तो वो ऑब्वियसली सिग्मा ही बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो s का सिग्मा, अगेन s का, यस आप कोलन के जगह आप इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपको हो सकता है यहाँ पे कोलन के जगह इक्वल टू मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे एक स्लैश मिल जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल, द पॉइंट इज 3px एंड 3py आर इंटरचेंजेबल एंड दे हैव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको सिर्फ इतना सही पॉइंट ध्यान में रखना है। नाउ सो जहां पर भी s है वहां पर तो सिग्मा ही फॉर्म होगा, अगेन s अगेन ओनली सिग्मा इज पॉसिबल, अगेन s अगेन ओनली सिग्मा ही पॉसिबल है। यस आप पता है, आपको हो सकता है कोलन की जगह आपको इक्वल टू भी देते, एक ही बात है, ठीक है। अगेन एस तो यहाँ पे सिग्मा ही पॉसिबल है। अब देखो जो भी आपका एक्सिस है, तो पहला वाला तो आपका सिग्मा बनेगा, बाकी के दो जो है वो आपके पाई बनेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसके बाद आप समझ ही गए हो कि आपका 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा एंड सो ऑन। बट इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो फटाफट। 3px पाई 3py पाई स्टार 3px पाई स्टार 3py। कॉपी कर ले सभी ने? हाइब्रिड का मतलब वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स कर रहे हैं। एनीवेज यहां तक कंप्लीट हो गया। ओके सो अब देखो जैसे हमने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया था, जैसे हमने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है, वैसे ही मैं एक बार ये सभी का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। पहले मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद जाके आप बनाना, ठीक है, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। स्पेस है क्या? सो देखो पहले मुझे कंप्लीट करने दो। ठीक है, वेट अ सेकेंड, मैं जैसा बनाऊं आप एग्जैक्टली फिर वैसा ही कॉपी करना। रुक जाओ, अभी आपको ज्यादा लग रहा होगा बट दिस इज वेरी सिंपल। पहले मुझे बना लेने दो, फिर आपको बनाने में क्या ना इजी रहेगा। ठीक है, सो पहले पहले बात सुन लो मेरी, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या था, सबसे पहले आपका आता है 1s, ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आपका आता है 2s, फिर क्या आता है, फिर आपका आता है 3s, ठीक है, एंड देन ओ सॉरी 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 2s, मैं 2p भूल गया।
Okay, one second. So what we can do is, चलो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 3s वाला पोर्शन जो है वो आप भूल जाओ, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। आप चाहे तो वहीं पे करेक्शन कर लो, ठीक है, चाहे तो आप अलग से करेक्शन कर लो कि यहाँ पे बस आप 2p कर लो, ठीक है। बस आप जहाँ पे 3p था वहां पे बस आप 2p कर दो, ठीक है, क्योंकि 2p पूरा छूट ही गया, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ 3s एंड 3p, सिंपली 3s को आप हटा दो और उसको 2p लिख दो, या फिर आप चाहे तो एक काम करो, आप यहाँ पे फ्रेश लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पे जो है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड पाई 2px, ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लो। आप जो लिखा उसको आप मत काटो, आप एक और बार लिख लो, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन डिलीट कर देता हूँ। मुझे वही लगा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, खैर चलो। हाँ, आप 3s 3p हटा दो, सिर्फ आप 2p डाल दो, ठीक है। 3s 3p हटा दो, सिर्फ आप 2p डाल दो। जहां पे 3 लिखा हुआ है 3 की जगह बस आप 2 कर दो। यस, आपको भी 2 ड्रॉ करना है, ठीक है। हालांकि हालांकि यू कैन डू वन थिंग कि आप चाहे तो ये दोनों ड्रॉ करो, ठीक है, एंड देन इसको जो है आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ करो, इसको जो है आप राइट साइड में ड्रॉ करो, ठीक है। बट स्टिल देन आई वुड प्रेफर कि आप दो तो ड्रॉ कर लो, ठीक है, आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, एंड दिस इज योर ऑर्बिटल डायग्राम और ऑल्सो योर एनर्जी डायग्राम, ठीक है। ये जो है ये एनर्जी को ही डिनोट करता है। कंप्लीट कर लिया क्या? हाँ, दोनों ही 2p है, दोनों ही 2p है, 1s 2s 2p, दोनों ही 2p है, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट करो, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर।